Hello friends, my name is Ruchika Sharma. Welcome to my channel Study with Ruchika Sharma. Today we will start class plus 1 third chapter meaning of accounting principles. Accounting principles are the rules and guidelines that companies and other bodies must follow when reporting financial data. These are also known as GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जो सभी कंपनीज को और अदर बॉडीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब अदर बॉडीज़ का मीनिंग क्या है? अदर बॉडीज़ मीन्स कोई भी, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, उन सभी को भी ये रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इन्हें GAAP के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Next is necessity of accounting principles. Accounting information is better understood if it is prepared following the set of accounting principle uniformly. इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर सारे के सारे अकाउंटेंट एक जैसे ही रूल्स को फॉलो करेंगे तब। नेक्स्ट इज इट मीन्स सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनल अकाउंट। सभी कंपनीज फाइनल अकाउंट को बनाते टाइम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए मीनिंगफुल और यूजफुल हो जाती हैं अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्मली बनाए गए हों तो। नेक्स्ट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. Accounting principles are uniform set of rules and guidelines developed to ensure uniformity. Nature or characteristics of accounting principles. Accounting principles are uniform set of rules or guidelines developed to ensure uniformity. Accounting principle यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो सभी कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है, चाहे वो छोटी कंपनीज हो चाहे वो बड़ी कंपनीज हो। Accounting principles are man-made and are derived from experience. They are not laboratory tested. Accounting principle man-made होते हैं, मीन्स इन्हें एक्सपीरियंस से बनाया जाता है कि जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस को करते समय प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनको ध्यान में रखकर ही ये बनाए जाते हैं। ये लेबोरेटरी में टेस्ट करके नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक एंड आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। इट कैन बी चेंज, दे आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब जो कि एक जैसे नहीं रहते, उनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस। सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है, दीज कंसेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। कोई भी जो कंपनी है वो बिना इन एजम्पशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकती है। ये कंसेप्ट ही गाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एजम्पशंस, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस, एक्रूअल एजम्पशंस। गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द एजम्पशन डैट इट इज़ अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है वो इसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है कि जो बिजनेस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट डैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। इसी कंसेप्ट के आधार पर ही हम फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो बिजनेस है वो सिर्फ 6 महीने तक ही चलेगा तो हमें फिक्स्ड एसेट की तो तब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम सभी एसेट्स को क्या मान लेंगे, करंट एसेट्स मान लेंगे, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट होती है उसका बेनिफिट हमें 1 साल के बाद भी मिलता रहता है, लेकिन जो करंट एसेट होती है उसको हम विद इन 1 ईयर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट डैट आउटसाइड पार्टीज enter into long-term contracts with the enterprise, give loan and purchase the share of the enterprise. इसी assumption के बेसिस पर जो भी आउटसाइडर पार्टीज होती है वो बिजनेस के साथ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और बैंक कंपनीज को बिजनेस के लिए लोन देते हैं, तो इसी
एजम्पशन के अकॉर्डिंग कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा, तभी वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, दीज एजम्पशन स्टेट दैट accounting principle and method should remain consistent from one year to another। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी या स्थिरता। ये एजम्पशन क्या बताती है कि जो भी हमने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ कर लिए हैं या अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर लिए हैं, उनको हमें आने वाले टाइम में भी उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, हमें उनको हर साल नहीं बदलना चाहिए। These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different period and draw important conclusion about the working of the enterprise। If a firm adopt different accounting principles in two accounting periods, the profit of current period will not be comparable with the profit of the preceding periods। अगर हम बिजनेस में इन्हें हर साल चेंज करते रहेंगे तो फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स को नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकेगा और कंपनी को सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जितने का आपने खरीदा था, 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। वो जो वैल्यू कम होना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन मेथड। इसको हम आगे जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में इसे हम तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो कंपनी है अगर वो फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ कर रही है तो उसे आने वाले टाइम में भी स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम इसे हर साल चेंज करते रहेंगे तो इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से नहीं पता चल पाएगी। अभी हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग मेथड्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस कौन सी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर हमारा कानून इसे चेंज करने के लिए कहता है तो हमें इसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वो कहता है कि हमें SLM मेथड नहीं यूज़ करना, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ नहीं करना है, रिटन डाउन मेथड को यूज़ करना है, तो हमें रिटन डाउन मेथड को ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यदि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये भी रूल्स और गाइडलाइंस होती है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है, ठीक है। इसे सभी बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है, जो भी ये इंस्ट्रक्शन देता है उनको वो सारे बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है। लास्ट इज इफ द अकाउंटेंट फील दैट द चेंज विल रिजल्ट इज बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, अगर कंपनी के ऑनर को ऐसा लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, इसको यूज़ करने से कंपनी की स्टेटमेंट अच्छी नहीं आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। Accrual assumption in accounting, accrual basis is used for recording of transaction। अकाउंटिंग में accrual basis पर ही सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। It provide more appropriate information about the performance of the business enterprise। ये किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक्रूअल कंसेप्ट रिवेन्यू और एक्सपेंसेस पर इक्वली अप्लाई होता है। एक्रूअल मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे उसकी पेमेंट 2 महीने बाद होनी है, पर ऑनर को उसकी रिकॉर्डिंग उसी टाइम पर करनी होती है जब वो सेल उसने की है। सपोज करो कि एक राम व्यक्ति है और उसने 5000 की गुड्स को सेल किया है। कब किया है, फरवरी में किया है, लेकिन उसकी पेमेंट कब करनी है, 2 महीने के बाद होनी है, ठीक है, अप्रैल में होनी है। बट जो कंपनी है उसका अकाउंटिंग ईयर कब माना जाता है, उसका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। इट मीन्स कंपनी अपनी उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च को डिक्लेयर कर देगा, बट हमें जो पेमेंट है होनी है वो तो अप्रैल में मिलेगा उसका सारा बेनिफिट। तो इस हिसाब से इसको नेक्स्ट ईयर में हमारे प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, जबकि ये जो प्रॉफिट था वो किस साल का था, वो रिवेन्यू इसी साल का था, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमें कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाएगा। सिमिलरली लॉस को भी ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस टाइम पे वो लॉस हुआ है, जिस साल में वो लॉस हुआ है उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी कन्वेंशंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।